from Ayodhya to something else, to hard politics. Our friend Mr. Mehmood Deshmukh is with us right now. Mehmood Deshmukh साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार 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 सर. नमस्कार नमस्कार. महमूद देशमुख साहब की जो मुस्कान है वो जा नहीं रही शक्ल से. ये क्या बात है सर? इतने खुश क्यों हैं आप? मतलब जो बहुत पहले से मुझे लग रहा है आप भविष्यवाणी कर रहे थे वो शायद पूरी हुई है. इज दैट करेक्ट? बाबा सिद्दीकी से बहुत प्रेम है सर. और बाबा सिद्दीकी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के चले गए तब से अरे सर बहुत दुखी. आप दिखाई नहीं दे रहे. आप दिखाई नहीं दे रहे. जेंटलमैन कैन वी क्या भाई महमूद देशमुख साहब को दिखाइए ना पूरा. क्या है मतलब वो बेचारे हमें देख नहीं पा रहे हैं. एंड दैट ऑफ कोर्स इज मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन पंजाब टुडे. आज पंजाब में उनका प्रोग्राम था, वो है आज. कैन वी हैव मिस्टर महमूद देशमुख बैक प्लीज? ऑलराइट, ही इज गेटिंग अ कॉल. Mr. Mehmood Deshmukh is getting a call, but the fact remains, Pradeep ji, that why this जी Mehmood Deshmukh साहब, आप दिख रहे हैं हम लोग के नहीं? And now I can't hear him. Now the voice is not there. Gentlemen, there is no audio. Okay. Mehmood Deshmukh जी. यस जी Mehmood Deshmukh जी. महमूद देशमुख जी, आपकी पुरानी पार्टी में क्या हो रहा है सर? चलिए अभी आपके बारे में तो बात करेंगे. आपकी पुरानी पार्टी में क्या हो रहा है सर, जरा बताएं ना. कौन सी पुरानी पार्टी सर? आपकी कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है ना. अभी तो आप आम आदमी पार्टी में. अभी आप पत्रकार हैं, आपको मुझसे ज्यादा मालूमात होगी. अरे ये कैसे हो सकता है सर? सर आपको एक एक चीज की खबर है अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आज तो हमने सुना कि उधर वो बैरामपाड़ा में वो तो शायद वो जीशान सिद्दीकी साहब के दफ्तर में भी आए, प्रफुल्ल पटेल साहब आए, और कौन, काफी लोग आए वहाँ पे. मतलब सीनियर लीडर एवरीबॉडी. और जो इज्जत उनको वहां यहाँ पर मिल रहा है अजित पवार जी के पार्टी में, बोले कि कांग्रेस ने हमेशा उनको साइडलाइन किया. कांग्रेस ने हमेशा उनसे नॉन कॉपरेशन किए. जीशान सिद्दीकी हो, बाबा सिद्दीकी हो, बोले कि कोई भी कार्यक्रम है उनको इन्विटेशन नहीं मिलता था. एक मिनट सर, एक मिनट. तो I mean that's what Baba Siddiqui said. Yes, that was Zishan Siddiqui. Zishan Siddiqui, Baba Siddiqui. He actually said that no. he wasn't given the respect due to him. Is that right? Do you think that's right? No, there were occasions when we were following up. You know, any program Bandra East में होता था, जो अनिल परब कंडक्ट करते थे या उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से होते थे. Probably he was not even sent an invitation for that. उनको मालूम, in fact, in spite of so many protests, he used to take up these issues that it's my constituency. I have one from Bandra East, and you have alliance meeting, that India alliance meeting out here in Bandra East, and I'm not even invited. I'm not invited, and I'm a sitting MLA there. I'm a sitting MLA. I've been doing work here. It's not that I'm not. I am doing, and I'm probably is the youth Congress leader also. Apart from that, he's not being. So he could not, चाहे वो भाई जगताप हो या उसके बाद वर्षा गायकवाड़ हो. They always found that they have been sidelined. They have not been given the due recognition. And then उनके बारे में ये भी बोलने लगे कि जीशान सिद्दीकी की जो फंड्स मिलता वो फंड्स भी नहीं मिल रहे थे. Even when उद्धव ठाकरे was a CM, then also वहीं पर भी उनको फंड्स. But one thing I'll vouch for, Pradeep ji, one thing I'll say, irrespective of anything else, I've seen Baba Siddiqui work. I've seen the manner in which the man has worked. 18 hours, 19 hours, 20 hours, he's really worked. On that there can be no doubt. You can't win elections unless you work. Let's be very clear. Let's go back to Mr. Mehmood Deshmukh. Mehmood Deshmukh साहब नमस्कार. यस सर, नमस्कार. महमूद देशमुख साहब, आप सॉरी मैं आपको वापस कांग्रेस में लेके जा रहा हूँ. आप जरा ये बताएं कि अभी जो चार्ज लग रहा है, जीशान सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी, कांग्रेस के प्रोग्राम में इनवाइट भी नहीं किया जाता था, जो इंडिया अलायंस का प्रोग्राम होता था उसमें हमें बुलाया भी नहीं जाता था. क्या ये बात ठीक है? मतलब मेरे गले से नहीं उतर रही. क्या इज दैट करेक्ट? आपको याद है क्या कि बाबा सिद्दीकी साहब को या उनके बेटे को कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी? महमूद देशमुख साहब, देखिए सर, पहली बात तो ये मुझे इस पे बोलना नहीं चाहिए, इज्जत दी या नहीं दी, ये सब बातें उनका पर्सनल मामला है. लेकिन ये तो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं
इज्जत किसे कहते हैं? ये तो कल का ये बच्चा है, ये जिहान, इसके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार नगर सेवक बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, मुंबई बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मिनिस्टर बनाया। अब इससे ज्यादा इज्जत क्या बख्शी जाएगी, आप मुझे बताइए। और उसके बाद 2019 में बांद्रा ईस्ट विधानसभा में बांद्रा ईस्ट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नाराज करते हुए पार्टी ने इनके बेटे को यहां से टिकट दी गई। तो ये और इससे ज्यादा और क्या मिलना चाहिए? उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि हमें इज्जत नहीं मिली, जी, तो फिर इज्जत और बेइज्जती में फर्क क्या है? ये साफ साफ कहना चाहिए कि मसला इनका ईडी का है। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हुसैन दलवाई साहब जो एक्स एमपी है, ये गवाह है। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में बाला साहब थोरात जी को मैंने सामने से बोला था कि भाई जिसके ऊपर ईडी का इंक्वायरी चल रहा है, जिस बंदे के ऊपर स्कैम चल रहा है, सारे का स्कैम बांद्रा ईस्ट का चल रहा है ना, करोड़ों में ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उसके बेटे को आप रिवॉर्ड के तौर पे बांद्रा ईस्ट में असेंबली दे रहे हो। जो बंदा 27,000 से हार जाता है, उसके बेटे को आप मतलब यहाँ पे बांद्रा ईस्ट में टिकट दे रहे हो। ये तो उसके बावजूद अगर उनका कहना ये है कि भाई हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है और हमारी बेइज्जती हो रही है, तो फिर अल्लाह ही रहम करे। और अच्छी बात है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इज्जत से नवाजती है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने चले जाना चाहिए। चले ही गए हैं शायद वो। नहीं, वो तो आज चले गए शायद, वो आज उसमें चले गए हैं, मतलब हाँ, तो भाजपा के साथ गए ना। देखिए आज जो पार्टी, वो भले ही आज नाम हो रहा है अजित पवार गढ़ का, लेकिन अजित पवार आज किसके साथ में है? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और भारतीय जनता पार्टी, ये भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में आज जो चल रहा है ना, मैं खास करके, देखिए पूरा देश परेशान है, लेकिन खास करके माइनॉरिटी परेशान है। तो आज ऐसे हालात में जहां माइनॉरिटी को आज माइनॉरिटी लीडर की जरूरत है, माइनॉरिटी लीडर के सहारे की जरूरत है, आज ऐसे दौर में माइनॉरिटी के लीडर माइनॉरिटी कम्युनिटी को छोड़ के मतलब भारतीय जनता पार्टी के पीछे चले जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो अजित पवार, देशमुख जी, उनका कहना है कि हम अजित पवार जी के साथ हैं, बिकॉज अजित पवार जी ने बहुत प्यार उनको दिया है। जब भी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, फंड्स अलॉट नहीं होता था, फंड्स अपने ही पार्टी से, और अपने ही पार्टी, चाहे वो भाई जगताप हो, उसके बाद वर्षा गायकवाड़ जी हो, तो दोनों से उनको जो कॉर्पोरेशन मिलना था वो नहीं मिल रहा था। एरिया में फंड्स नहीं है तो काम कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली अजित पवार जी को अप्रोच करते थे, और अजित पवार जी तभी शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उद्धव ठाकरे जी सरकार में, और वो उनको फंड्स अपने बल पर, अपने बलबूते पर उनको फंड्स अलॉट करते थे, हर चीज को वायलेट कर, मींस जो नॉर्म्स को वायलेट करके, जो रूटीन प्रोसीजर्स है उसको नजरअंदाज करके उनको फंड्स अलॉट करते थे। बोले ये स्नेह, ये बंधन वो बंधा हुआ था, इसलिए वो अजित पवार जी के साथ जुड़ गए। और कांग्रेस के कोई भी लीडर बांद्रा में जब भी आए उनके ऑफिस तक पहुंचते नहीं थे, मगर यहां पूरे कैबिनेट के जितने भी एनसीपी के लीडर्स हैं, वो जब भी बांद्रा इस तरफ है तो जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी को मिलने, अपने क्षेत्र में जाना, उनसे कोऑपरेटिव रखना, रिलेशनशिप रखना, जो कांग्रेस में नहीं मिला उनको अजित पवार जी में मिला। आप तो बांद्रा में ही है, आपने बहुत करीब से हर नेता को देखे हैं, क्या यह सत्य है? अरे सर, मैं यही कहता हूँ ना, अगर अजित पवार जिस टाइम में महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर उन्होंने उनको फंड अगर रिलीज किया है, तो आप कांग्रेस के विधायक थे इसके लिए किया है ना, आप अजित पवार के मित्र थे इसलिए नहीं दिया गया। और आज आपको अजित पवार जी से मोहब्बत हो रही है, मैं समझता हूँ उन्होंने, वो यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं, हमने काफी साथ में काम भी किया हुआ है, वो खुद भी अपने खुद मतलब सोच सकते हैं, वो चिंतन खुद कर रहे हुए कि मैं कांग्रेस ने उनको क्या दिया है क्या नहीं दिया। और हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये मसला कांग्रेस का और उनका है, लेकिन और वो भी देखिए प्रदीप जी, एक सच्चाई ये है, ये मामला है ईडी का दबाव है, ईडी का प्रेशर है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रेशर लाकर लोगों को अपने तरफ कर रही है। जो नहीं आना चाहता है, जो नहीं आता है, उसको ईडी के तहत ईडी की उसकी इंक्वायरी लगा के उसको अंदर डाल दिया जाता है।
बस ये खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, इसके लिए वो जा रहे हैं। तो और उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने नजदीक से देखा है कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। ये वो अकेले ने, वो भी आपके भी मित्र रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं, उनको बहुत कुछ मिला कांग्रेस पार्टी से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हुआ है। और लेकिन वो ये मानेंगे भी इस बात को। महमूद देशमुख लेकिन साहब, उनकी मजबूरी है कि उनके पीछे ईडी लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन महमूद मजबूरी है देशमुख उनकी, साहब, क्या करेंगे वो बताइए। महमूद देशमुख साहब, एनसीपी उनको उनका स्वागत क्यों करेगी? आपने खुद कहा वो 27,000 वोटों से हारे हुए हैं, तो एनसीपी उनका स्वागत क्यों करेगी? मतलब क्यों, काहे के लिए? सर हाँ, ये आपने सही कहा। ये सवाल ये यहाँ पे एनसीपी का नहीं है। देखिए ये इस चीज को, एक क्रोनोलॉजी को समझिए आप। इनको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस को अगर डैमेज करना है या सेक्युलर फोर्सेस को अगर डैमेज करना है तो मुस्लिम समाज को डैमेज करना पड़ेगा, कांग्रेस से दूर करना पड़ेगा। तो कांग्रेस से दूर मुस्लिम समाज को कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मुस्लिम समाज आज बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, मुस्लिम समाज आज शिवसेना के साथ में नहीं जा सकता। मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूं, मैं चंद छुटभैया नेताओं की बात नहीं कहता। जो वोटर है, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर विश्वास करने वाला वोटर है, वो किसके पीछे जाएगा? तो अजित पवार को इन्होंने अपने साथ में लिया भैया, और एक दुकान खोल ली। और जो जो मतलब डायरेक्ट बीजेपी में नहीं जा सकता, जो शिवसेना में नहीं जा सकता, वो अजित पवार गुट में चला जाए। मतलब आखिर में घूम फिर के कैसा है, मतलब घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। वो अजित पवार, मुझे आप बताइए ना, कल नॉर्थ सेंट्रल से, इस नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, है ना? जब वो उम्मीदवार होगा, उस डायस पे, उस मंच पे बाबा सिद्दीकी नहीं खड़े रहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार नहीं करेंगे क्या? बोल रहे हो कि मैं उसका प्रचार नहीं करूंगा, मैं सलाम करूंगा उनको, फिर उनको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े होकर क्या बाबा सिद्दीकी वो अयोध्या वाला नारा बोलेंगे? मतलब पूछ रहा हूं आपसे। ये तो उनसे पूछिए सर, आप ये तो उनसे पूछिए, मैं कैसे कह सकता हूं? मतलब उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा ना? मतलब कहने का मतलब ये हुआ। मैंने क्या कहा, ये सवाल उनसे आप कर सकते हैं ना। नहीं, फिलहाल बात नहीं कर रहे, फिलहाल हमसे बात नहीं कर रहे, करेंगे ऐसी बात नहीं है, करेंगे, जरूर करेंगे। अरे बात करेंगे ना, बात करने में क्या है ना उसमें जी। लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, मैं जहां तक समझता हूं उनकी मजबूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का गंदा खेल है कि ईडी का इस्तेमाल करके वो हर नेता को परेशान कर रही है, और जो परेशान, जो नहीं उनके सुनता है, उनके तरफ नहीं जाएगा, उसको वो अंदर डालने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है महमूद देशमुख साहब, यहाँ पर एक और चीज है। देखिए साहब, एकनाथ शिंदे साहब को जो वो इस तरफ लेकर के आए, तो उनको मालूम था कि एकनाथ शिंदे के द्वारा उनको पूरी सत्ता मिल जाएगी महाराष्ट्र में। एनसीपी को वो जब राष्ट्रवादी कांग्रेस को इधर लेके आए, उनको ये मालूम था कि यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की अलायंस है उसको वो दो फाड़ कर देंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब जो है अपने साथ इतने ज़्यादा विधायक वगैरह लेकर के आएंगे कि भले ही उन्होंने जिस भी संस्था का इस्तेमाल किया हो किया, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब के इस तरफ आने में उनका क्या फायदा होने वाला है? जो आप कह रहे हैं अगर ठीक है तो उसमें बाबा सिद्दीकी साहब को तो रिलीफ मिला है, उनको तो रिलीफ मिल गया ना, लेकिन सामने वाले को क्या मिला उनसे? बाबा सिद्दीकी साहब के इस तरफ आने से सामने वाले को क्या मिला, ये बताएं। देखिए ऐसा है कि अजित पवार भी चाहते होंगे कि उनको भी अपनी ताकत बढ़ानी है, और मैंने कहा ना कि सेक्युलर वोटों को डिवाइड करने के लिए अजित पवार जी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इससे क्या प्रदीप जी सेक्युलर वोट डिवाइड होगा? महमूद देशमुख जी, एक चीज आप बताइए कि क्या बाबा सिद्दीकी या जीशान सिद्दीकी एनसीपी के टिकट से अगर बांद्रा ईस्ट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट होगा वोटर्स के लिए? वही मार्जिन, बिकॉज कांग्रेस एरिया, पूरे कांग्रेस एरिया है बांद्रा ईस्ट, कांग्रेस को मानने वाले, आम आदमी पार्टी को मानने वाले लोग। अब एनसीपी से वो खड़े रहेंगे तो क्या उतना ही उनको साथ मिलेगा, कॉर्पोरेशन वोटर्स के इलेक्टोरेट से मिलेगा? और क्या बाबा सिद्दीकी मुंबई के या महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में उनका प्रभाव है कि बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होगा मुसलमान वोट्स पे? तो आपने बहुत करीब से देखा है, क्या और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुंबई के हैं
क्या वहां बाबा सिद्दीकी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है कि हम इनको साथ में लेंगे तो मुस्लिम समाज हमारे साथ आएगा। लेकिन मैं आपको साफ साफ कहूंगा कि आज के तारीख में ये नामुमकिन है, मुस्लिम समाज कहीं नहीं जाएगा। और राष्ट्रवादी की बात आप कहते हैं, तो इसके पहले भी राष्ट्रवादी से यहाँ पे उम्मीदवार उतारे गए, तो राष्ट्रवादी का यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, ये फैक्ट है। ये सेक्युलर वोट बैंक का मतलब पॉकेट है यहाँ पे। और आज जबकि वो राष्ट्रवादी पवार साहब की नहीं है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी नहीं है, आज तो अजित पवार साहब है जो ऑलरेडी मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठ चुके हैं अलायंस करके। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके बैठा हुआ है, अलायंस पार्टनर होगा, मैं नहीं समझता हूं कि इस मुंबई शहर में या महाराष्ट्र के अंदर कोई मुस्लिम समाज मतलब उनके पीछे वोट डालेगा। और खास करके मैं बैंड्रा ईस्ट विधानसभा की मैं आपको बोलता हूं कि कांग्रेस यहाँ पे मुस्लिम समाज नहीं जाएगा, इनके पीछे, युति के पीछे नहीं जाएगा हर हाल। क्योंकि इनकी इन्फ्लुएंस क्या है वो जरा बताएं ना, मतलब इनका प्रभाव जो है, चलिए बांद्रा में तो है, इतने सालों से कॉर्पोरेटर रहे हैं, उसके बाद एमएलए भी बने और मंत्री भी बने, उनके साहबजादे जो हैं वो जीशान जी जो हैं वो इधर अपने बैरामपाड़ा से जीत कर भी आए हैं, अभी सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन उसके प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा, इसके अलावा और किस जगह पर इनका प्रभाव है ये जरा बताएं। ये उनका प्रभाव है और बता सकते हैं ना सर, मैं कैसे बताऊंगा? ये उनसे पूछिए, ये आने वाला वक्त बता देगा इतना प्रभाव किसका है। अगर उनका इतना ही प्रभाव होता तो वो बांद्रा वेस्ट में 27,000 से नहीं आ रहे होते। बांद्रा वेस्ट में भी तो माइनॉरिटी पॉकेट है ना जी, है ना। इस लोकसभा में बांद्रा ईस्ट के बाद में बांद्रा वेस्ट में मतलब माइनॉरिटी है। महाराष्ट्र नगर, पटेल नगर, राजीव नगर, शास्त्री नगर, लाल मिट्टी, रिक्लेमेशन है ना, मुस्लिम पॉकेट है। उसके बावजूद अगर वहां पे 27,000 से जो आदमी हारता है तो अब फिर उसके बाहर जाके आप क्या सोच सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा प्रभाव होगा। रही बांद्रा ईस्ट विधानसभा की बात, तो लास्ट टाइम जो शिवसेना की रिबेल कैंडिडेट थी तृप्ति सावंत, उसकी वजह से जीत हासिल हुई है। ठीक है, जीत हासिल हुई हो गई, लेकिन बार बार ऐसे कोई रिबेल कैंडिडेट आएगा और आपको देखिए, मैं तो आज भी काम कर रहा हूं और काम करता रहूंगा। वो तो हमारे, देखिए साहब, हम तो विटनेस हैं, हम तो गवाह हैं आपके काम के, हमने तो देखा है। आज भी आप वहीं पर काम कर रहे हैं, लोग आपको मानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहां पर क्या कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक इक्वेशन चेंज होगी? क्योंकि एक तो आप हैं वहां पे, अब मुझे मालूम नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहां पर असेंबली में अपना कैंडिडेट खड़ी करेगी या नहीं खड़ा करेगी। अगर खड़ी करती है तो आप ही सबसे बड़े कैंडिडेट हैं वहां पे, मेरी समझ में। अब आप बाद में क्या करते हैं वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। करेक्ट है, वो तो पार्टी निर्णय करेगी ना, लेकिन हमारी नजर में वहां पार्टी निर्णय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा जी, और पार्टी जिसको भी लड़ाएगी मैं उसका साथ दूंगा जी, वो तो हमें दिख रहा है। लेकिन आप ये बताएं कि जो प्रदीप जी ने पूछा आपसे कि इसका वहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कि कांग्रेस का वोट क्या शिफ्ट होगा, क्या ये पर्सनल वोट है इनका, या इनके पास कोई और जाएगा, क्या होने वाला है वहां पे सर? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, पिछले 15 दिन से मैं भी पता लगा रहा हूं, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन करके बताया, हालांकि मेरे सब साथी रहे हैं, मेरे पहचान के लोग हैं, कुछ लोग मेरे जूनियर हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ में काम किया है ना, तो कई लोगों ने फोन कर करके मुझे बताया, भाई हमको बोला जा रहा है कि चलिए हमको एक अजित पवार के पार्टी में जाकर काम करना है, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार है। मैं जहां तक समझता हूं ज्यादातर लोग यहाँ पे बांद्रा ईस्ट का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो वो नहीं जाएगा। चंद लोग भले ही जा सकते हैं, देखिए हर एक के 4 लोग विशर होते हैं, तो उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता किसी को, हर एक के 4 लोग विशर होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप सोचेंगे तो मैं समझता हूँ बांद्रा ईस्ट का कोई कांग्रेस का जो सीनियर कार्यकर्ता है या और जो कांग्रेस माइंडेड है या हकीकत में जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, वो आज की अजित पवार गुट में नहीं जाएगा, इनके साथ में नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही कहना है। सुनने में ये भी आया महमूद देशमुख जी, पता नहीं इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। आपके ऊपर भी बहुत दबाव है, आपके खुद के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दबाव है कांग्रेस पार्टी से कि आप वापस आएं और वहां पर आप कमान संभालें बांद्रा ईस्ट में। क्या ये बात सही है? ऐसी कोई बात नहीं है।
देखिए क्या होता है, अब ये जब से परसों ये हादसा हुआ जी। है ना, वो अगर देखा जाए तो आज बीच मझधार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ा जा रहा है। 2019 में एक उम्मीद से यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे जुड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आपको जिताया, आपको जिता के तो एक उम्मीद थी उनकी, आज वक्त से पहले। और ऐसी क्या वजह है कि जो आप इनको छोड़ के बीच मझधार में जा रहे हो? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पे हताश हो गया। तो कुछ मेरा वेल विशर है, कुछ मेरे दोस्त यार है, उन्होंने मुझसे पूछा भी, बोले आप आ जाइए यहाँ पे। तो मैंने बोला देखिए आप लोग काम करते रहो, मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में रहूंगा, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इनके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो वाकई में वो स्वाभिमानी भी है, वो कहीं नहीं जाएगा, किसी लालच में नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ का मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ का कार्यकर्ता कोई प्रोफेशनली कार्यकर्ता नहीं है सर जी। वो इमोशनली कार्यकर्ता है। आज 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है। या आप मुंबई कांग्रेस के कई नेताओं से भी पूछ सकते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है, गरीब है बेचारा, और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। प्रदीप जी। नो अभी हमको चिंता है कि ये अलायंस आपका चलेगा कि नहीं, बिकॉज इंडिया अलायंस जो बीजेपी इंडिया अलायंस कर रहे हैं, तो आज भी सब लोग कह रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं। ममता जी बिगड़ गई, नीतीश कुमार गया, आज केजरीवाल साहब ने कहा कि ये चंडीगढ़ और पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, तो दिल्ली में भी शायद यही होगा। तो ये कहां आप जोड़ने वाले, कैसे आप एक होने वाले, कैसे आप लड़ने वाले हो? आपको पहुंचना है 53 से लेके 52, 53 से आपको 272 पहुंचना है। रोड मैप कहां पर है, कैसे होगा? पूरे देश इच्छुक है जानने के लिए कि फॉर्मूला क्या है, क्या होगा। बिकॉज जब भी नया दिन आता है तो ये है कि और एक बिखर गए, और ना बोल दिया, और एक हट गया, साउथ से गायब हो गए, नॉर्थ से गायब हो गए। ये चल क्या रहा है देशमुख जी? नहीं ऐसा है, ये आपकी गलतफहमी है। ये बिखर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, है ना, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। आने वाले 20 तारीख तक ये चीज क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत है, भले ही आप लोगों को भले से दिखाई दे रहा है। और आज ऐसा आप भी जानते हैं, ज्यादातर मीडिया तो इनके गोद में बैठ चुकी है, तो जो मीडिया जो बताएगी वही लोग जानेंगे, लोग देखेंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर वाकई में इनको, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि 400 सीट हम आनेंगे, है ना, 400 सीट जीतेंगे, उसके बाद अब 370 पे आ रहे हैं। मैं आपको कहता हूं ये 250 के अंदर निपट जाएंगे, ये मान लीजिए। 250 के एनडीए जो है 250 के अंदर ये निपट जाएंगे सर। क्या बात? सॉरी, हाँ, आने वाला कल आपको ये चीज आने वाले कल में दिखाई देगा। अगर वाकई में इनको इतना कॉन्फिडेंस होता, ये आज भी जोड़ तोड़ जो करना चाहते हैं, इसके पीछे ईडी लगा, उसको समझ गए, उसके पीछे ईडी ने, ये नहीं करते। अगर ये कर रहे हैं इसका मतलब यही है, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको मालूम है आज तक इन्होंने जितने भी मतलब फंडा इस्तेमाल किए हैं, जितने भी वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए, ये फेल गए। और 10 साल में, भले ही ये कितना भी बोल रहे होंगे, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। इसके लिए इन्होंने मतलब राम मंदिर का सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद सर्वे का रिपोर्ट ये कहता है कि ये पीछे हट जाएंगे। महाराष्ट्र की बात मैं कहता हूं, महाराष्ट्र में 25 से 30 सीट जो है, लगभग 30 सीट के लगभग जो है, और ये इंडिया अलायंस को मिलेगी। मुफ्त राशन, तीर्थ यात्रा, आपका जो कंटिन्यूस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, मुफ्त में राशन देंगे, तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, नौकरियां लग रहा, नौकरियां सब पंजाब, दिल्ली, सब जगह नौकरियां लग रहा है, फैक्ट्रियां आ रही है, पंजाब के सीएम बोलने लगा है। तो क्या ये जो कांग्रेस बीजेपी के आरोप लग रहा है कि ये सब आप करते ही नहीं है, ना आपने बिजनेस को बढ़ा दिया, ना इकोनॉमी को आपने शाइन कर दिया, ना नए बिजनेस यहां पर आए, जो तीर्थ यात्रा तो बीजेपी भी कर रहे हैं। तो ये मुफ्त राशन घर घर पहुंचाना नया स्कीम जो है, हर घर आप खुद जाके राशन दे रहे हो, दिल्ली में भी हो गया, पंजाब, तो कैसे इससे क्या लोग जुटेंगे? आप कैसे लग रहा है? बिकॉज केजरीवाल साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए सर, लोग जुड़े ही है ना, लोग जुड़े हैं, इसीलिए 3 मरतबा सरकार बनी है, एनसीडी में सरकार बनी है, और आने वाला वक्त बता देगा।
देखिए वहां पे आपको एक बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का एजेंडा है। आम आदमी पार्टी न धर्म के नाम पे, न जात के नाम पे, न प्रांतवाद के नाम पे राजनीति करती है, न तो गंदी राजनीति करती है, क्रिमिनल राजनीति। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हम सभी सब धर्मों के, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं और इसकी कामयाबी मिलेगी हमें, इतना कॉन्फिडेंस है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो वाकई में मतलब वो एक विजनरी लीडर है। मैं समझता हूं कि वाकई भी उनकी जो सोच है उसको पूरे देश ने फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर वाकई इस देश को अगर तरक्की पे ले जाना है तो उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। और आपको लगता है कि मुंबई में भी ऐसा ही होगा सर? देखिए सर, मुंबई में जब हम उतरेंगे मैदान में, आज भी मैं आपको कहता हूं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स घर घर जाके, हर मोहल्ले में जाके, हर इलाके में जाके काम करता है और उसका रिजल्ट देता है। तो आने वाले कल में जो चुनाव है, ठीक है, इंडिया हम लोग कर रहे हैं। Ouch, I think He's got a phone call. he's got a phone देखिए call. जी, कॉर्पोरेशन में हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और जब हमारे कामयाबी आई आपको दिखाई देगा उस चीज। जी, जबरदस्त। तो कहने का मतलब उसी ये हुआ। पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। और आज जो पंजाब में किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करी है, भगवंत मान जी ने काम किया है, उनकी सारी टीम ने काम किया है कि भाई जिस प्रकार जो डिलीवरी एट डोर स्टेप जो दिल्ली में मना कर दिया गया था, एलजी साहब ने मना कर दिया था उसको, याद रखें, अब पंजाब में लागू हो गया है। आपके दरवाजे पे अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजे पे डोर स्टेप डिलीवरी होगी। जैसे आप बाकी अन्य जगह से मंगाते हैं, आप स्विगी से मंगाते हैं, आप वो जोमेटो से मंगाते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, अलग अलग ब्लिंकिट से मंगाते हैं, वो क्या है, और बिग बास्केट से मंगाते हैं, वैसे ही आपका राशन भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का दायित्व है। यही स्कीम दिल्ली में लागू करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने पंजाब में आज से शुरू करके दिखा दिया है साहब, जबरदस्त। सो कंग्रेचुलेशंस। आई होप महमूद देशमुख साहब, वी विल सी यू फाइट इन इलेक्शन एंड आई होप वी सी यू विन। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग देखेंगे आपको चुनाव लड़ते हुए और जीतते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। नमस्कार। So I'm not sure why would Baba do that. I mean, it couldn't be just the ED. In fact, even if it is the ED, for example, suppose let's assume, why would anyone give him relief from the other side? What has he brought on the table? What? Only one seat? So I fail to accept that he's a great mass leader. Now he cannot influence the, at least मुंबई में कोई influence ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान वोट्स को That's exactly what I'm talking about. बिल्कुल सर। That's exactly what I'm talking about. I would say even Abu Asim Azmi has more influence on the Muslim vote than Baba Siddiqui does. So Baba Siddiqui used to be king of Bandra West at one time, till Ashish Shelar came along and worked out his entire social equations in such a way that it became impossible for Baba Siddiqui to win from there. Which is why Zishan Siddiqui fought from Bandra East, that is Berampara. Now, the point is, what is he bringing on the table that he has been welcomed by the NCP? That's what I can't understand. And our friend Mr. Nawab Malik has also welcomed him into the NCP. What would you say to that? He's already, I mean, Nawab Malik, जब भी नवाब मलिक का नाम निकलता है सर, comes with controversy. तो उनका बोलना कितना महत्व रखता है, I mean, what I'm trying to influence कितना होगा मुसलमान वोट्स को, that seems to be it. But I think more than Baba Siddiqui, Nawab Malik has more influence among the Muslim votes. Yes. And especially from the places like Kurla, ऐसा है कि नवाब मलिक कोई भी टिकट से लड़े, people will vote for him. In fact, if Nawab, let's be very clear, Yes, from Anushakti Nagar or from Kurla, Correct. if Nawab Malik were to fight as an independent, Yes, आज अगर नवाब मलिक जो हैं इंडिपेंडेंट भी लड़े तो जीत जाएंगे साहब. Let's be very clear. Irrespective of whatever you have to say about me or about you, Actually, the situation on the ground is he has huge support, बिल्कुल सर, whether you like it or not. बिल्कुल. That's it. But I can't say the same thing for Baba Siddiqui. Now, my point is, so what has Baba Siddiqui brought on the table for the NCP to welcome him? And I don't think the NCP could have welcomed him
without having talked to the BJP first. बिल्कुल. So why is he important? Now that's we can't actually calculate here why is he important. Is Priya Dutt also planning to follow him to the NCP? Is that what the plan is? So you got Milind Deora, you got Priya Dutt. Just asking. I'm just speculating. Could there be a situation where Priya Dutt, Sunil Dutt's daughter and former MP from that area, could she also? Sir, Milind Deora अगर South में BJP join कर रहा है, you know, a lot of people from the Congress will cross and jump into the wherever Milind Deora is going. The same cannot be said about Baba Siddiqui. The same cannot be said about Priya Dutt. Priya Dutt doesn't have any loyal voters that are totally dedicated to her. लेकिन प्रदीप जी, Milind Deora didn't join the BJP. He joined the Eknath Shinde. वो फिर के वही है सर, NDA. Correct. तो वही चीज क्या यहाँ पर तो नहीं हो रही है कि वो एनडीए में आ रहे हों? Does that mean? So does that mean Poonam Mahajan is not getting a ticket again? it could be it could be that the single party system is going to start because everybody is part of BJP और BJP आपस में लड़के तय करे कौन सा कैंडिडेट होगा. ऐसे ही लग रहा है. Friendly fight among all the people. Kenya and all these South African, African countries, wherever they have single party system, वो ऐसे ही लग रहा है because सब लोग अगर एनडीए में आ रहे हैं तो बचा कौन है? It's like China. Yes. As China says, we are a democratic party. You know, you have a multi-party system. We have a single-party system. In a multi-party system, you have several candidates. In a single-party system, we have a single candidate. That's it. That's the difference. Gotcha. Everybody votes for the Yes, same candidate. I think we are heading towards that. So